बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा यहां पर कल प्रदेश मुख्यालय पर एक प्रोग्राम के तहत मलिन बस्तियों को नियमितीकरण और सौंदर्यकरण करने की घोषणा के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज इस घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को अब केवल 4 महीने ही यहां पर बचे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री का मलिन बस्तियों के सौंदर्यकरण और नियमितीकरण करने की घोषणा यहां गले से नीचे नहीं उतर रही। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि उनको 4.5 साल बाद मलिन बस्तियों की याद आई है, लेकिन ये कार्य उनको सरकार बनने के बाद करना चाहिए था और पहले भी उसके नियमितीकरण और मालिकाना हक को लेकर कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी थी और ये केवल एक चुनावी स्टंट है। गुप्ता बंधु हो, अग्रवाल बंधु हो, धस्माना बंधु हो, कोई बंधु हो, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई कितना भी साधारण व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर। अब कानून अगर बड़े आदमी के लिए अलग होगा, छोटे आदमी के लिए अलग होगा, गरीब आदमी के लिए अलग होगा, धनाढ़ व्यक्ति के लिए अलग होगा, वीवीआईपी के लिए अलग होगा और एक आम आदमी के लिए अलग होगा, तो निश्चित तौर पे लोगों में इससे आक्रोश होता है। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो पहले ही तार तार हो रहा है और उसके ऊपर इस प्रकार से किसी प्रभावशाली व्यक्ति या प्रभावशाली परिवार को अगर विशेष तरजीह दी जाएगी तो मैं समझता हूँ उससे स्थितियाँ बिगड़ेंगी। राज्य की सरकार को, पुलिस प्रशासन को, शासन को या किसी भी राज्य की सरकार को किसी भी व्यक्ति के लिए कोई इस प्रकार की विशेष रियायत नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कोरोना काल में तो बहुत लोग खुद संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की समाचार छपे हैं, जिस प्रकार का मीडिया में इस परिवार के बारे में जो खबरें पहले भी कई बार आई हैं और अब भी आई हैं, तो कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। 5 साल में कम से कम चलिए मलिन बस्तियों की याद तो आई। जिन मलिन बस्तियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा था, अब वोट के डर से ही सही, लेकिन कम से कम उनकी याद तो आई। हम तो कह रहे हैं भैया करो, नियमितीकरण करो, लेकिन करोगे कब? अब जुमा 4 महीना आपके पास बचा है, अप्रैल निकल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में चुनाव की हलचल शुरू हो जाएगी, दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो समय है नहीं। सरकार केवल जुमले दे रही है। जुमले देना इनका चरित्र है, जुमले देना इनका काम है, वो उनका स्वीकारोक्ति भी है और उस पर वो उनको शर्म भी नहीं आती। उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव को लेकर कल जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने भाजपा प्रत्याशी महेश जीना पर चुनाव आयोग को अलग अलग शपथ पत्र देकर जानकारी छुपाने और गुमराह करने का आरोप लगाया था। भले ही इसके लिए भाजपा के द्वारा इसका खंडन करते हुए कहा गया था कि यदि आपत्ति यहां पर लगानी थी तो पूर्व में ही लगाई जाती। और वहीं आज कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि रघुनाथ नेगी एक सोशल एक्टिविस्ट है और वे हमेशा समाज और जनहित के मुद्दों पर साक्ष्यों के साथ सरकार को आईना दिखाने का कार्य करते हैं। सरकार को चाहिए कि यदि उनके ऊपर कोई आरोप लग रहा है तो जांच के साथ रघुनाथ नेगी को जवाब प्रस्तुत करें और मामले की जांच करवाने के लिए सहयोग करें, ना कि बातों का केवल खंडन करते रहें। ठीक है, रघुनाथ सिंह नेगी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। वो समय समय पर कोई भी सरकार हो, सरकार की खामियों को उजागर करते रहते हैं। इसी तरह से सल्ट चुनाव के मामले में उन्होंने जो खुलासा किया है, भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। अब उनको कांग्रेस का नेता बता रहे हैं। कांग्रेस के सेकुलर विचारधारा के वो व्यक्ति हैं, ये बात सच है, लेकिन वो उससे ज़्यादा एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है। और मैं समझता हूँ जो उन्होंने खुलासा किया है उस पर जवाब देना चाहिए बजाय आरोप लगाने के। अब ये तो फैशन है बीजेपी में, सरकार में भी वो और विपक्ष से जवाब पूछते हैं, सवाल वो विपक्ष से करते हैं। कानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपनी विधानसभा में 9 करोड़ रुपए की बजट से 13 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक चैंपियन ने बताया कि उनके आग्रह पर सरकार ने 9 करोड़ की बजट को मंजूरी दी है और इसमें कुछ बजट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में भी स्वीकृत हुआ थे और यहाँ बाकी अधिकांश बजट को नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वीकृति दी है और 9 करोड़ से उनके क्षेत्र में कई सड़कें, कई खंडहर जो हैं वो अच्छे से बनाए गए हैं। कुछ टाइल्स वाली सड़कों के निर्माण में भी इन्हें लगाया गया है।
उन्होंने मेरे दुख को समझा, मैंने अपनी व्यथा उनके सामने प्रकट की और शीघ्र अतिशीघ्र जो शासनादेश थे, जो आगमन प्राक्कलन थे, आगमन प्राक्कलन का संज्ञान लिया गया और शासनादेश शासन में किए गए, वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, उनके टेंडर हुए, उनके वर्क ऑर्डर्स हुए जारी और आज हमने उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया है। कुछ ऐसे काम थे जो पिछली सरकार में भी प्रारंभ हमने कर दिए थे, उनका लोकार्पण हुआ है, लगभग 4 करोड़ 30 लाख के हैं और जो शिलान्यास हैं 4 करोड़ 80 लाख के हैं। तो 9 करोड़ से ऊपर के कार्य हैं। आज जो 13 तारीख आज अप्रैल की है, उसमें 13 कार्य हमने प्रारंभ कराए हैं 9 साढ़े 9 करोड़ की लागत के। और बैसाखी का दिन नववर्ष हिंदू संवत्सर आज प्रारंभ हो रहा है। आदरणीय माता जी के नवरात्रे आज प्रारंभ हो रहे हैं, देवी माता जी के, और महाकुंभ का पावन पर्व हरिद्वार में जो चल रहा है, जो हमारा देवभूमि का द्वार है, उसमें जो चल रहा है, ऐसे पावन समय में हम अपने क्षेत्रवासियों के लिए आज विकास दिवस मना रहे हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश भर में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ज्वालापुर विधानसभा में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और पूरे शहर में झांकी निकाली गई और सभी ग्रामवासियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ ने भी माल्यार्पण कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। के रूप में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के संविधान का निर्माण किया है और वो निर्माण दुनिया में जिसके बारे में चर्चा होती है, कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा था, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य की उपाधि से अलंकृत करते, अर्थात तो दुनिया को रोशनी देने वाला वो महामनीषी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर आज हम वृक्ष लगा रहे हैं। शाम को उनकी पूजा करेंगे, दीप जलाएंगे, घरों को सजाएंगे और उनकी तस्वीर को रखकर उनके सम्मुख मोमबत्ती जलाकर, दीप जलाकर एक दूसरे को शेयर करेंगे ताकि दुनिया में संदेश जाए कि दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली है यदि कोई मनुष्य था तो उस मनीषी का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में बुधवार को 8 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई और मौका था तीसरे शाही स्नान का। तो एक ही जगह पर 8 लाख लोगों का जुटना इसलिए चौंकाता है क्योंकि देश में कोरोना के नए केसेस रोज बढ़ते जा रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर देश में 1.85 लाख नए केस सामने आए और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग कुंभ में शामिल हो रहे हैं। वहां 24 घंटे में 20,000 नए केस सामने आए हैं। अधिकारियों से जब सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल किया गया तो एक ने कहा यहां पर इसका पालन हो रहा है, लेकिन दूसरे ने कहा कि यह संभव ही नहीं है। तो मेला क्षेत्रों में मौजूद करीब 15 लाख लोगों में केवल यहां 53,000 लोगों का टेस्ट हो पाया था और ये कुंभ में अब तक एक दिन में होने वाले टेस्ट का रिकॉर्ड रहा। बुधवार को कुंभ में पहुंचे 10 लाख से भी ज्यादा लोगों में सभी का कोरोना टेस्ट संभव नहीं था और कितने लोगों का टेस्ट किया गया इसके आधिकारिक आंकड़े भी अभी तक सामने नहीं आ पाए। परंपरा है कि हम गंगा को स्मरण करके ही पहला लोटा जल चाहे जहाँ होते हैं माथे पर डालते हैं। गंगा च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा मंत्र बोल करके गंगा माँ को स्मरण करके ही हम स्नान करते हैं चाहे जहाँ हो। और भाव विज्ञान है, हमारा देश भाव प्रधान देश है, हमारे यहाँ की जनता भाव पूर्ण जीती है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। एक पत्थर को स्वीकार करते हैं, शिव है तो शिव है। उसी तरह से हम जहाँ हैं वहीं से हम माँ गंगा का स्मरण करके और प्रतिदिन स्नान करें, विशेष तिथियों का स्नान करें और फिर साधना करें और कुंभ का उत्सव अपने घरों में ही रह करके मनाएं। ये क्वेश्चन किया कि कोरोना काल चल रहा है इसलिए हमको शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन भी करना चाहिए और इस बार बहुत से भक्त हरिद्वार कुंभ स्नान करना चाहते थे, उनकी ये हार्दिक इच्छा अधूरी रह गई है। उन लोगों के लिए एक ही चीज़ है, जो भी हमारे शाही स्नान आते हैं उन स्नानों में अपने घर में अगर गंगा जल है तो बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालकर सभी माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें और फिर ये कोरोना जब समाप्त हो जाए तो आगे हरिद्वार की पावन भूमि पर माँ गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
उत्तराखंड में जहां एक तरफ आस्था और धर्म का महासंगम कुंभ चल रहा है, तो वहीं कुंभ के साथ साथ साधु सन्यासी आम जनमानस को भी यहां योग के लिए प्रेरित करा जा रहा है। तो जूना अखाड़े के संत योगी प्रियव्रत अनिमेष जनता के बीच जाकर योग का संदेश दे रहे हैं। राजधानी देहरादून में योगी प्रियव्रत के द्वारा तमाम जनता से योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का संदेश दिया गया और इस कुंभ को सभी साधु संतों की 12 वर्षों की तपस्या को प्रदर्शित और उपयोग करने का स्वर्णिम अवसर करार दिया। देखिए, ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन हम इसको अगर सीमित करें और बहुत कम शब्दों में बोले तो इसको शक्तिपात बोलते हैं कि शक्तिपात की जो क्रियाएं हैं, जो प्रक्रिया है, जो उसके नियम है, वो अनादिकाल से चलते आ रखे हैं। उसमें हम जैसे शिव भगवान से भी समझ सकते हैं कि उन्होंने जो सप्तऋषि थे, सप्तऋषियों को जो योग का ज्ञान दिया था वो 16-16 करके सबको दिया था। एक को पूरे के पूरे 112 आयाम नहीं सिखाए थे। तो क्या है कि वो शक्तिपात ही होता है। जब तक आप शक्तिपात नहीं होगा, आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। अगर मान लो कि अगर उस प्रकार का मन, अगर अवस्था, उस प्रकार की अगर आपकी पकड़ नहीं होगी तो आपके लिए वो चीज़ कार्य करेगी नहीं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको उस प्रकार का बनना पड़ेगा। और अब क्या कि कुंभ का जो समय है, कुंभ में यही चीज़ कार्य कर रही है कि 12 वर्ष पहले जो शिष्य की तैयारियां हैं, जो 12 वर्ष उसने तप किया है, ब्रह्मचार्य का पालन किया है, नियमों में रहा है, तो उसके बाद मेधा नाड़ी जागृत होती है 12 वर्ष के एक परीक्षण के बाद। और वो 12 वर्ष अभी कुंभ में दर्शाते हैं कि 12 वर्ष के बाद ही इसलिए कुंभ लगता है। और उसके बाद ही शक्तिपात होने की ज़्यादा संभावना शिष्य के अंदर बढ़ती है, तब भी गुरु उसके अंदर शक्तिपात कर सकते हैं। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में कोरोना पर आस्था भारी पड़ रही है। कोरोना संक्रमण के साए में भी सब बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान के साथ साथ देश भर में आए हुए ये श्रद्धालु गंगा आरती में भी भाग ले रहे हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं यहां पर अपने संवाददाता विशाखा चौधरी की खास रिपोर्ट कि आखिर किस तरह से उन्होंने पूरा जायजा लिया है। दुनिया को इस समय जहां कोरोना ने सताया हुआ है और पूरी दुनिया में इस समय कोरोना ने जो तबाही है वो मचा रखी है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें इस समय भारत में हो रहे महाकुंभ पर है कि किस तरीके से इस महामारी के बीच इतने बड़े धार्मिक पर्व का आयोजन किया जा रहा है और किस तरीके से लोग बिना डर के, बिना जो उनके मन में कहीं भी जो शंका है उसको बिना व्यक्त किए लोग कई राज्यों का सफर तय करते हुए महाकुंभ में पधार रहे हैं, जिसको लेकर हम मौजूद हैं धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पैड़ी पर। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि वो दिखाए कि जो इस समय का मंजर है मां गंगा का, वो देखते ही बनता है, जो यहाँ की रूहानियत है वो महसूस की जा सकती है और जो तमाम श्रद्धालुओं को बुलाती है, आकर्षित करती है। मां गंगा की जो लहरें हैं, जिस तरीके से श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाने को ललायित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, और महामारी भी जिस तरीके से उनकी इस आस्था को रोकने में असमर्थ प्रतीत होती है, जिसको लेकर अभी तक 2 शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं। और कल जो शाही स्नान था उसमें 32 लाख लोग पधारे थे, 32 लाख श्रद्धालुओं ने साधु संतों सहित स्नान किया। और जिस तरीके से इस समय पूरी दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK 24/7 न्यूज, हरिद्वार। प्रमुख समाजसेवी एवं विश्व शांति दूत डॉक्टर सतीश शास्त्री का मानना है कि कोरोना को लेकर सावधानी और जागरूकता के मामले में जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुद की जिम्मेदारी तय नहीं करता, तब तक इस महामारी की संक्रमण की चेन को तोड़ा नहीं जा सकता। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को लेकर JK 24/7 न्यूज के संवाददाता जसवीर सिंह ने भी विश्व शांति दूत डॉक्टर शास्त्री जी से खास बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है, देखिए। कोरोना महामारी की स्पीड लगातार जारी है और इस बार महाकुंभ में भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से कई संत लोग और बड़े अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसे में किस तरह कोरोना को रोका जाएगा, इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विश्व शांति दूत डॉक्टर सतीश शास्त्री, उनसे बात करेंगे वो किस तरह देखते हैं, चूंकि वो कई देशों की यात्रा भी कर चुके हैं और हमेशा समाज के प्रति उनका नजरिया कहीं ना कहीं सकारात्मक रहता है। सर, जिस तरह से अब कोरोना ने दूसरी लहर में स्पीड पकड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश में एक खलबली सी मची हुई है और खासकर हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, उसमें लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब सवाल उठ रहे हैं लगातार
लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा मरकज साबित हो जाए, यानी कि यहाँ से लोग कोरोना की केस लेकर देश में जाएं और आगे महामारी फैले। क्या सोचते हैं, किस तरह देखते हैं आप? मेरा मानना ऐसा है, आस्था का सैलाब ये बल्कि महासैलाब कुंभ वर्तमान में चल रहा है, और इस तरफ से बड़ी चुनौती कोरोना भी हमारे सामने चल रहा है। दो चुनौतियां बड़ी चल जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले तो मेरा कहना है कि गंगा जी में स्नान करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आस्था वास्तव में है, आस्था अपनी जगह है और ये महामारी अपनी जगह है। हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सावधानी बरतते हुए आस्था का ध्यान रखना पड़ेगा, और आस्था के माध्यम से ही हम इस कोरोना जैसी महामारी को भगाने में कामयाब हो सकते हैं। आपने कई दूसरे देशों की यात्रा भी की है और पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। क्या लगता है कि केवल भारत में यानी हिंदुस्तान में ही आस्था या इस तरह की चीज़ों, यानी जहाँ कहीं ना मतलब जो लापरवाही ज़्यादा बरती जा रही है, या दूसरे देशों में भी इस तरह के माहौल हैं, जैसा आप फिजी की यात्रा कर चुके हैं? अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृति है, वहाँ आस्था है लेकिन अलग अलग ढंग से, उस देश के नियमों का पालन करते हुए। भारत देश भारत के अनुसार, फिजी के अनुसार, न्यूजीलैंड के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, ये ऋषियों का देश है, यह विशेषता है, कण कण में भगवान व्याप्त हैं, और यहाँ सर हम अनेकता में एकता देखते हैं। भारत कुछ अलग है, और उस अलग में होकर के ही, ऐसा नहीं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे हैं और हमें करते भी रहना जरूरी है इसमें। जहाँ जान और जहान दोनों को बचाने की बात आती हो तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि लोग तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि दूसरी जो लहर है ये अब हम पर भारी पड़ रही है। तो आने वाले दिनों में क्या संदेश देना आप चाहेंगे, खास तौर पर अपने देश के लोगों को, कि किस तरह से कोरोना से बचें और जिंदगी बची रहे, यानी जान भी जहान भी, और क्या ज़्यादा कड़ाई करनी जरूरी है या किस तरह से? केवल और केवल प्यार के माध्यम से इसका हल निकल सकता है, सख्ताई के माध्यम से नहीं। जब तक हम जन जागरूक नहीं होगा, अपने अंदर वो भावना जागृत नहीं होगी, तब से पुलिस एक मित्र की तरह से कितने सुंदर ढंग से कार्य कर रही है, हाथ जोड़ रही है, मास्क बांट रही है, इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है। स्वयंसेवक लोग और बहुत सारी संस्थाएं सामने आकर कार्य कर रही हैं, लेकिन जब तक वो भावना हमारे अंदर खुद में जागृत नहीं होगी, भाई आवश्यक हो तभी हम बाहर जाएं, गर्म पानी का सेवन करें, और मैं समझता हूं कि केवल गर्म पानी पी लेने मात्र से ही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ही हम इस बड़ी महामारी और बीमारी से बच सकते हैं। चलिए, तो इतने डॉक्टर सतीश शास्त्री जो एक अपील भी कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वयं जागरूक होना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, तभी जाकर के हम इस महामारी से बच सकते हैं। अन्यथा आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भयावह स्थिति में पहुंच जाए। लेकिन साथ में एक चीज़ और कह रहे हैं कि जो चीज़ सरकार ने यानी गाइडलाइन जारी की है उसे कम से कम फॉलो करें, ये सबसे अच्छा रहेगा। जसवीर सिंह, JK 24 न्यूज़, लक्सर। तो एक तरफ जहां हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, वहीं गुरुकुल कांगड़ी में पादक महाकुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर गायत्री शर्मा द्वारा वर्चुअल ही देश से विदेश तक लोगों को गर्भधारण करने के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए उस दौरान क्या व्यवहार और माहौल होना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान महिलाओं को बाहरी खाने से भी परहेज करना चाहिए। ये वो चीज वो बाहर की तो बिल्कुल ही ना खाएं, लेकिन घर में जैसे मान लीजिए नूडल्स हैं, चाउमीन है, चीज ना खाएं। पिज्जा है तो आटे वाली ब्रेड भी घर में बन जाती है, घर में बना करके खा लें, जो भी है वेजिटेबल पिज्जा खा लें, अपने घर का हेल्दी पिज्जा खाएं। ये नहीं है कि बिल्कुल बाहर का ऑर्डर किया और वो अनहेल्दी, लेकिन घर की चीजें, आजकल तो वैसे ही कोरोना फैला हुआ है, बच्चा हर समय आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको आधे घंटे 1 घंटे का टाइम दे दिया अपनी तरफ से, बिल्कुल जैसे आप पूजा करने बैठती हैं, किसी से बात नहीं करती, उसी समय आप बच्चे को अगर समय देती, पूरे 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी बच्चे को समय दिया, उसकी बातें पूछी, उससे बात बताई, उसने स्कूल की बात बताई, उसकी क्या प्रॉब्लम है, और इस बीच में आपका फोन आ गया या आपको कोई को बुला रहा है, तो आप मुझे से उठ के नहीं भागती until unless there is emergency। हमारा जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, ये आर्य समाज के कॉन्सेप्ट पे इसको स्थापित किया गया था, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी, आप और हम सभी लोग जानते हैं। तो स्वामी दयानंद जी ने हमारे वेदों में वर्णित 16 संस्कारों के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, और बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से उसको बताया गया है। और उसमें जो पहला संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार में
माता का जो माता पिता का जो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिकता और स्वास्थ्य दोनों उसको प्रभावित करते हैं। अंग्रेजी विश्वविद्यालय में औषधि पाठक महाकुंभ चल रहा है, उसी के अंतर्गत एक हमारे यहाँ पे एक वेबिनार हुआ जिसमें भावी पीढ़ी का निर्माण गर्भावस्था से लेकर कर्मावस्था तक का हुआ, जिसमें ये बताया गया कि गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। गर्भवती महिला जब काम करते हैं और जो खाते हैं तो उसका सीधा असर हमारे बच्चे के असर पे ऊपर पड़ता है। बच्चा अगर अच्छा नहीं खाएगा तो उसका दिमाग और उसकी जो शारीरिक वो है उस पर कमजोरी होती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी भोपाल सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसान आंदोलन में सीमाओं पर शहीद हुए 363 किसान आंदोलनकारियों की आत्मा की शांति के लिए सिंधु टिकरी गाजीपुर बॉर्डर के वरिष्ठ किसान नेता विश्वविख्यात एवं सहित उनके किसान क्रांति रथ यात्रा निकालेंगे और जिसमें बतौर मुख्य संयोजक हैं वो जल पुरुष राजेंद्र सिंह भी यहां शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि देश की राजधानी की सीमाओं पर शहीद हुए इन किसानों की आत्मा की शांति के लिए बद्रीनाथ में विशाल हवन किया जाएगा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शामिल होने की अपील भी की। रहा है और कुछ लोग चाह भी रहे हैं, उसमें देखो चाहे वो सरकार के लोग हैं बैठे हुए, सरकार के अंदर बैठे हुए, वो भी चाह रहे होंगे कुछ गलतियां उनकी होगी, तो हो सकता है कुछ गलतियां हमारे किसानों की भी होगी। तो क्यों ना मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, और हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं जैसा अभी बताया मैंने कि हम लोग एक महायज्ञ करना चाहते हैं, भगवान के दरबार में जाना चाहते हैं इस देश को बचाने के लिए। इस देश की आर्थिक स्थिति, देश बहुत बुरी स्थिति में जाने वाला, वरना नहीं तो ये आंदोलन यदि खत्म नहीं होता है तो हमारे देश की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। इसलिए इस देश को कैसे बचाना, इस राष्ट्र को कैसे बचाना है, इसलिए जब नहीं हो पा रहा है तो इसलिए हम लोगों को भगवान की शरण में जाना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा महायज्ञ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना जो फैल रहा है और जो हमारे किसान, जो 363 किसान शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम बद्रीनाथ के धाम में एक बहुत बड़ा महायज्ञ करेंगे और एक पूरे देश में हम लोग एक शहीद हम लोग यात्रा निकालेंगे, शहीदों की क्रांति यात्रा उसे बोलते हैं। 2012-13 का दंश झेल चुकी 80 गंगा घाटी आज भी प्रशासन और सरकार की मार झेल रही है। इस आपदा को लगभग 10 साल होने को आए हैं, लेकिन प्रमोशन जो कि प्रशासन है और सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो सरकार ने 80 गंगा घाट की जो घाटी है इसमें सड़क को दुरुस्त करने की बात कही, लेकिन कार्य संतोषजनक नहीं दिख रहा। और 80 गंगा घाटी की समाज सेविका ममता रावत भी इस समस्या का हल निकालने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत से मिल चुकी हैं, ताकि 80 गंगा की जो सड़क है उसे दुरुस्त किया जा सके और ग्रामीणों को कुछ सहूलियत यहां मिल सके। समाज सेविका का आरोप है कि पीएमजीएसवाई सिर्फ इसमें खाना पूर्ति करती दिख रही है, जिससे ग्रामीणों को आपदा से लेकर अभी तक ये दंश झेलना पड़ रहा है। मैं ममता रावत हूँ केलसू घाटी से। जैसे कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गंगोरी से अगौड़ तक के रोड के संबंध में एक लेटर दिया था परसों, तो मैं यहाँ की सरकार से इतना थक चुके हैं हम लोग बोल बोल के। यहाँ पे परसों रात को यहाँ पे एक ट्रक गिर चुका है यहाँ पे, जबकि वो ट्रक को यहाँ पे साइड में लगा रहा था। और जब वो सड़क एक ट्रक के लोड को नहीं संभाल पा रही तो क्या ये पूरा बरसात संभाल पाएगा? मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पीएमजीएसवाई का काम जो चल रहा है वहाँ पे कितनी इन लोगों का कैसा जाल बिछा रहे हैं हमारे क्षेत्र को मारने के लिए, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये भंकोली गांव में परसों रात को ये ट्रक गिर गया है और शुक्र है ये दिन में नहीं गिरा। दिन में गिरता तो यहाँ के लोगों को जान मान का खतरा था। और परसों ये ट्रक गिर गया और अभी तक यहाँ पे न सरकार का और न पीएमजीएसवाई का कोई भी एक आदमी यहाँ पे निरीक्षण पे नहीं आया। तो मैं सरकार से आग्रह करती हूँ अपने समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से और अपने गांव की तरफ से कि यहाँ पे आएँ और इस कार्य का निरीक्षण करें और जो जितना ये ठगुमारी का काम यहाँ पे चल रहा है उसको सरकार संज्ञान में लाए। ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी थी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर जो ये ट्रक गिरा तो यहाँ पर ये चर्चा चल रही थी जो पूछता है ये ट्रक नहीं संभाल पाया, तो आने वाले जो 2 महीने बाद जो बारिश शुरू होगी उसमें क्या हो सकता है। और नीचे गांव है, ऊपर रोड है, रोड भी पुश्ते ऐसे लगे हुए हैं कि मतलब गाड़ी नहीं उसका भार नहीं संभाल पा रही है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि मतलब इनके लोगों को भी अपना वाजिब है कहना कि ऊपर जब रोड इतनी कच्ची रहेगी और गाड़ी जब साइड देगी तो नीचे गाँव है, परिवार का खतरा है, गाँव का खतरा है।
तो सूर्य की तपिश बढ़ने से जहां तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं डोईवाला विधानसभा के दूधली क्षेत्र में पीने के पानी की भारी किल्लत से ग्रामीण परेशान हैं, जबकि जल संस्थान के अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं किया गया। दूधली क्षेत्र के नागल ज्वालापुर, फांदुवाला, कैमरी और खट्टा पानी में पिछले 5 दिनों से पीने का पानी नहीं आने की वजह से लोग बेहाल हैं और गांव के लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर जल्दी पानी की सप्लाई को दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर गांव के लोग मजबूर होकर आंदोलन करने को बाधित हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो 1 हफ्ता हो गया कैमरी में। अच्छा, तो शिकायत की आपने? शिकायत तो कई बार कर चुका है, कोई सुना ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सुना ही नहीं। कितनी परेशानी हो रही है पानी ना होने से? अभी बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है पानी का। तो बहुत परेशानी, पानी बिल्कुल बूंद बूंद आता है, उसके बाद बंद हो जाता है। क्या बताया कमी कहाँ पे, मतलब क्या मोटर खराब हो गई है या? मोटर खराब बताते हैं, क्या बताते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता। अभी जो ये मजार पे जो है, क्या होना चाहिए? क्यों नहीं, उसके लिए समाधान होना चाहिए। पानी तो बीते दिनों मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत द्वारा नंदप्रयाग घाट सड़क को 1.5 लेन, जो कि यहां पर डेडलाइन दी गई थी चौड़ीकरण की घोषणा के बाद, और शासनादेश जारी करते हुए उक्त मोटर मार्ग पर पूर्व के विधायक निधि से स्वीकृत 10 करोड़ रुपए से डिफेक्ट कटिंग के टेंडरों को रद्द करवाने की मांग को लेकर 4 अप्रैल को घाट के जो देहरादून के लिए आंदोलनकारी हैं, उनकी पदयात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज डोईवाला के भानियावाला पहुंची और भानियावाला पहुंचने पर घाट क्षेत्र के प्रवासियों ने पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। पदयात्री 16 अप्रैल को अपनी मांग को लेकर शासनादेश, वित्तीय स्वीकृति और डिफेक्ट कटिंग के जो टेंडर हैं, इसे रद्द करवाने की मांग को लेकर देहरादून में सरकार से वार्ता करेंगे। देखिए, जो हमारी मांग है चमोली जिले के विकासखंड घाट की एक सड़क को लेकर है, और ये सड़क पूरे विकासखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है। और इस सड़क पर जो 1962 की बनी हुई है, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है, हम इसे 9 मीटर करने की मांग है। और ये मांग हमारी स्वघोषित मांग नहीं है। 2017 में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेदी जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी, जिसमें शासनादेश जारी हुआ है। उसमें 1,28,44,000 रुपये का वित्तीय स्वीकृति उसमें मिली थी, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी उसमें कोई डेडलाइन की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। इसीलिए हमने ये आंदोलन शुरू किया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।